नमस्कार, आदाब। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। पिछले दिनों जैसे ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से नई हज पॉलिसी के कुछ बिंदुओं को आवाम के सामने रखा गया तो कुछ एक लोगों ने इसके कुछ एक बिंदुओं पर एतराज़ करना शुरू कर दिया। कई मुस्लिम उलेमाओं ने इसे शरीयत में मुदाखलत करार दिया तो कई ने हुकूमत से इसमें बदलाव की डिमांड भी की। हालांकि पॉलिसी को बनाने वाले लोग कह रहे हैं कि कुछ एक लोग बिना देखे ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज हमारी आवाज़ में हम आपको नई हज पॉलिसी के कई बड़े बदलाव से रूबरू कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि दरअसल एतराज़ किन बातों पर है और इसमें सच्चाई कितनी है। हज एक अजीम इबादत है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। हर साहिब हैसियत की जिम्मेदारी है कि वो इस फर्ज को अदा करें। दुनिया के तमाम मुसलमानों की ये आखिरी ख्वाहिश भी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार अल्लाह के घर का दीदार कर ले और हज बैतुल्लाह अदा कर ले। यही वो मुक़द्दस सफ़र है जिसके लिए हर मुसलमान ज़िंदगी भर अपनी कमाई जोड़ कर रखता है ताकि एक बार ही सही लेकिन अल्लाह के घर का वो दीदार कर ले। हर मुल्क की अपनी हज पॉलिसी होती है। हमारे मुल्क में भी 4 साल के लिए हज पॉलिसी बनाई जाती है। मोदी हुकूमत बनने के बाद हज से जुड़े मामलों में जहां कई बदलाव हुए और हज कमेटी को विदेश मंत्रालय से अलग करके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत लाया गया तो वहीं हज की नई नीति बनाने पर भी खूब जोर दिया गया। इसके लिए मंत्रालय ने बाकायदा 5 सदस्यीय एक टीम भी बनाई जिसमें रिटायर्ड IAS अधिकारी अफजल अमानुल्लाह, पूर्व न्यायाधीश SS पारकर, भारतीय हज समिति के पूर्व अध्यक्ष कैसर शमीम और इस्लामी जानकार कमाल फारूकी को सदस्य रखा गया। उसको जो है वो हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स उसको स्टडी करेंगे और जो रिकमेंडेशंस होंगी उनको कब कब किस वक्त पे लागू करना है उसका एक टाइम टेबल बनाएंगे और बनाने के बाद इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कई तरह के उसमें जैसे कि सब्सिडी खत्म करने की बात है। कमेटी ने मुल्क भर में उलेमाओं और जिम्मेदार लोगों से मुलाकात, राय मशवरा करके करीब 65 मीटिंग के बाद एक मसौदा तैयार किया। लेकिन जैसे ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने इस रिपोर्ट के खास बिंदुओं को मीडिया के सामने रखा वैसे ही इस पर एतराज भी शुरू हो गए। एतराज कई बिंदुओं पर हैं। नई हज पॉलिसी के मसौदे पर सबसे पहले विवाद 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बिना महरम के हज पर जाने की इजाजत देने को लेकर हैं। महरम के लिए कोटा 200 से बढ़ाकर 500 किया जाने का भी प्रस्ताव है। महरम का मतलब होता है जिससे महिला का निकाह नहीं हो सकता, मसलन पिता, सगा भाई, बेटा और पौत्र या नवासा महरम हो सकते हैं। नई हज नीति के मसौदे में कहा गया है कि 45 साल से ज्यादा उम्र की औरतें बिना महरम के हज पर जा सकेंगी। ये बात मुस्लिम उलेमाओं को नागवार गुजर रही है। उलेमाओं की दलील है कि हज पर जाने के लिए महरम जरूरी है, ऐसे में हज नीति में इसको रखना गलत है। हज की जो नई पॉलिसीज आई हैं उसके ऊपर इख्तलाफात क्यों हो रहे हैं ये बात समझ से बाहर है। दूसरी बात, अगर 45 साल की औरत को ये कहा जा रहा है कि वो बगैर महरम के जो है वो जा सकती है हज करने के लिए तो ये एक अच्छी बात है और ये खुशाइन बात है। यकीनन एक खातून खाना के लिए पहले बहुत तकलीफ थी कि बगैर महरम की इजाज़त नहीं दी जाती थी। हालांकि ये शरई कानून नहीं है, ये सऊदी का अपना कानून था। बहरहाल अब अगर ऐसा हुआ है तो ये एक अच्छी बात है। शरअन एक खातून के लिए वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है कि एक महरम को साथ में रखा जाए। महरम का होना बेहतर है, लेकिन अगर बग़ैर महरम के भी कोई खातून हज करने जा रही है तो उसका हज हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये होता कि ये जो शर्त रखी गई थी महरम की इसे बाकी रखा जाता। हमारी शरीयत से जो बराबर खिलवाड़ हो रही है और जो ये बात हमारे मंत्री साहब
मिस्टर अब्बास नकवी साहब ने, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बात कही है कि औरत जो है बिना महरम के सफ़र कर सकती है, जबकि ये हमारी शरीयत में कहीं नहीं आया है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, हिदाया में भी है ये लिखा हुआ, कि औरत एक दिन के लिए भी कहीं अकेले सफ़र नहीं कर सकती। जबकि हज का मामला है, हज के अंदर तो पूरे 40 दिन रहना पड़ता है, और हज जब भी मकबूल होता है, कबूल होता है, जब औरत सफ़ा मरवा दौड़ती है। इसके बाद में उसके बाल काटे जाते हैं, तो उसका महरम उसके बाल काटता है। तो बिना महरम के कोई 40 साल की हो, 45 साल की हो या 70 साल की हो, कोई भी बिना महरम के हज के लिए नहीं जा सकती। हम बहुत ज़्यादा अपने मुल्क की कदर करते हैं, एहतराम करते हैं, सारे फैसले मानते हैं, लेकिन अगर हमारी शरीयत से इस तरह से खिलवाड़ होगा तो उसको हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इस मामले में हज पॉलिसी रिव्यू कमेटी के सदस्य कमाल फारूकी कहते हैं कि ये मुखालफत गलत है, क्योंकि मुसलमानों के कई मसलक पहले ही बगैर महरम के महिलाओं को हज पर जाने की इजाज़त देते हैं। ऐसे में उसी बात को रिपोर्ट में दोहराया गया है, जिस मसलक में इजाज़त है वही औरतें बगैर महरम के जाए, इसमें किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। बेसिकली जो महरम और नामहरम का मामला है, इसमें मसलकी मामला भी है, और सऊदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नामहरम को वहाँ पर अलाउ किया हुआ है, इसकी हमको इत्तला मिली। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि बाकायदा हमारे जो ईरानी डेलीगेशन के अंदर बड़ी तादाद के अंदर वो नामहरम ख़वातीन भी आती हैं। फिर हमारे यहाँ जमात अहले हदीस के लोग बाग और शाफ़ई लोग बाग भी है, इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करते। तो हमारे यहाँ तमाम मसालिक के लोग बाग हैं। हमने बाकायदा उसके अंदर ये लिखा है कि जिसका मसलक की इजाज़त देता हो, उस मसलब की नामहरम औरतें जो 45 साल से कम एज की ना हो, कम से कम 45 साल की हों और उससे ऊपर की हों, वो 4 नामहरम औरतों का ग्रुप बनाकर हज करने जा सकती हैं। शरीयत का मसला है कि औरत को सफ़र हज पे जाने के लिए उसके साथ उसका कोई महरम का होना ज़रूरी है। बग़ैर महरम के अगर औरत सफ़र पे जाती है तो उसका सफ़र हज पे जाना जायज़ नहीं है बिल्कुल, बल्कि सफ़र हज तो है ही, उसके अलावा अगर सफ़र शरई है, यानी शरीयत की इस्तिलाह में जिसको सफ़र कहा जाता है, उस सफ़र की नीयत से भी अगर तन्हा जा रही है तो तन्हा जाने की भी इजाज़त शरीयत के अंदर नहीं है। नई हज नीति की मुखालफत फ़ौरन शुरू हो गई, जबकि ये बात भी सच है कि इसकी पूरी जानकारी तक भी लोगों को नहीं थी। महरम के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ और अलग अलग तरह के बयान भी इस मामले में सामने आए। हम सबको ये समझना होगा कि हज नीति की रिपोर्ट कोई आखिरी दस्तावेज़ नहीं जिसमें तरमीम की गुंजाइश नहीं है, बल्कि इस तरह के जब बयान अलग अलग तरह से सामने आते हैं तो यकीनन इससे विवाद बढ़ता है और दूसरे लोगों को भी इस मामले में बोलने का मौका मिलता है। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि नई हज पॉलिसी में हज सब्सिडी को लेकर के क्या कुछ है और मुस्लिम समाज हज सब्सिडी को लेकर क्या कुछ सोचता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। नई हज पॉलिसी के मुताबिक 2022 तक हज सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होगा। हालांकि हज सब्सिडी को लेकर मुसलमानों की तरफ से भी लगातार आवाज़ उठती रही है। नई हज नीति को 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तैयार किया गया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि 10 साल की अवधि में सब्सिडी खत्म की जाए। ऐसे में नई हज पॉलिसी में इसको खत्म करने का भी ऐलान किया गया है। हालांकि हज सब्सिडी को लेकर मुसलमानों के अंदर से भी लगातार आवाज बुलंद होती रही कि सब्सिडी के नाम पर मुसलमानों को नहीं बल्कि एयर इंडिया को फायदा पहुंचाया जाता है। निकाल दो सब्सिडी और मुस्लिम बच्चों में तालीम के लिए इस्तेमाल करो। हज सब्सिडी घटा देने से या बढ़ा देने से मुसलमानों के सर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका रीजन ये है कि हज मुस्तती पर वाजिब होता है, यानी जिसके पास इतनी दौलत हो जाए कि वो हज करने जाए और वापस आए तो भूखा न रहे, उसको मुस्तती कहा जाता है। तो अगर सब्सिडी घटाई जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ और कहूँगा कि अगर हज सब्सिडी घटा ही दी जाती है तो मुसलमानों के सेहत पर यूं भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि सऊदी हुकूमत खुद मुसलमानों की हुकूमत है, मगर इसके बावजूद भी वो हाजियों से एयर टिकट के नाम पर डबल पैसा वसूल करती है।
जो होटल्स होते हैं उसके दाम बढ़ जाते हैं, वहाँ पर भी डबल पैसा वसूला जाता है। जो सामान बिकते हैं वहाँ पर उसके भी जो है वो डबल पैसा लिया जाता है। तो ये तो बहरहाल मुसलमान मुल्क नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अगर ये मुसलमानों को सब्सिडी दे रहा है तो वाकई ये इसीलिए कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भी बड़ी गलत फहमी है कि सब्सिडी मुसलमानों के लिए दी जा रही थी। सब्सिडी तो दरअसल एयर इंडिया के खसारे को पूरा करने के लिए दी जा रही थी, क्योंकि वो डिफरेंट जगहों से लेकर आने के लिए उन्होंने कहा था। और सऊदी एयरलाइंस और एयर इंडिया जो है वो दोनों मिलकर टेंडर वगैरह देते थे। तो हमने जब गौर किया, बाकायदा पिछले सारे सालों का हमने ग्राफ बनाया, एक एम्बार्कमेंट पॉइंट जो हमारे 21 एम्बार्कमेंट पॉइंट है उसको देखा, तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक एम्बार्कमेंट पॉइंट के ऊपर 48,000 रुपये का किराया आ रहा है, तो एक दूसरे एम्बार्कमेंट पॉइंट के ऊपर 1,22,000 रुपये का किराया है। और जबकि हम सारे हाजियों से एक ही किराया ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कम किराए का डेस्टिनेशन वाला हाजी है वो ज़्यादा किराए वाले डेस्टिनेशन के हाजी का खर्चा बर्दाश्त कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तो किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। नई हज नीति में हज कमेटी और निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए जाने वाले हज यात्रियों के अनुपात को भी साफ किया गया है। अब कुल कोटे के 70% हज यात्री हज कमेटी के जरिए जाएंगे तो 30% निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए हज पर जाएंगे। हालांकि एतराज़ इस बात पर भी हो रहा है कि आखिर नई हज नीति में एम्बार्गेशन पॉइंट की तादाद क्यों घटाई गई। नई हज नीति के मुताबिक इस तादाद को 21 से घटाकर 9 कर दिया जाएगा। नई नीति के मसौदे में कहा गया कि दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि से ही लोग हज के लिए जा सकेंगे। ये जो एम्बार्केशन पॉइंट को गवर्नमेंट कम कर रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम न किया जाए, इससे हाजियों को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। उसे वापस न लें, ये बहुत ही अहम मसला है। इससे हुज्जाज किराम को अज़ियत होगी। हम जानते हैं कि ये लोग जो हज करने के लिए जाते हैं उनमें अक्सरियत उन लोगों की होती है कि जिनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। एम्बार्केशन पॉइंट, ये जो मसला है कि इसको जो घटाया जा रहा है, इस सिलसिले में थोड़ा सा गौर करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि उसको ना घटाएं। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई अपने इलाके से हज के लिए सफ़र करना चाहता है और वहाँ पे ये पॉइंट नहीं है तो उसे किसी दूसरे इलाके तक जाना होगा। तो ये गुजारिश है कि ये जो चौथा मसला है एम्बार्केशन पॉइंट का, इसको जो है थोड़ा सा इसके ऊपर नज़रसानी करे हुकूमत और इसको ना घटाए। हालांकि मुखालफत बढ़ती देख मंत्रालय ने ये इशारा पहले ही दे दिया कि वो इस दिशा में ज्यादा बदलाव अभी नहीं करने जा रहा। इस सब के बीच ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर एम्बार्केशन पॉइंट कम होने से नुकसान है या फायदा। एम्बार्कमेंट का जो फैसला हुआ है वो लोगों को जज्बात को ख्याल में रखते हुए, लोगों की आसाइश को ध्यान में रखते हुए किया गया था। और बहुत सारी ऐसी जगहों से किया गया जहां बड़े हवाई जहाज़ नहीं पहुंच सकते, जिसको हम वाइड बॉडी हवाई जहाज़ कहते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहले ही कह चुके हैं कि 2018 में हज नई हज नीति के तहत होगा और वो इस पर इत्मीनान भी जता चुके हैं कि नई पॉलिसी बेहतर है। ऐसे में लग ये रहा है कि मौजूदा मसौदे में बदलाव कम ही होंगे। उसके बाद जो है वो हाजियों को किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दी जा सके उसके बारे में बात है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के बारे में बात है कि सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनके बारे में हम लोग हमारी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को स्टडी करें। हज सब्सिडी समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पिछले कई सालों से बात होती रही और जब जब भी बात हुई तो विवाद भी बढ़ता चला गया। हज इस्लाम का अहम फरीज़ा है। ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि इन तमाम मसलों को आपसी सहमति से सुलझाया जाए ताकि विवाद ना हो और कम से कम तमाम मसलों पर सहमति बनी रहे। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि एम्बार्केशन पॉइंट्स को कम करने के मसले पर हुकूमत अब कश्मकश में क्यों है और आम मुसलमान इस मसले पर क्या कुछ कहता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। एम्बार्केशन पॉइंट कम करने को लेकर हो रही मुखालफत को देखते हुए मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात,
आइए देखते हैं। नई हज नीति के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हज कोटे का प्रावधान उनकी यहाँ की मुस्लिम आबादी के अनुपात में किया जाएगा। इस नीति में जहाँ जम्मू कश्मीर के लिए कोटा 1500 से बढ़ाकर 2000 करने का भी प्रस्ताव है, वहीं नई हज नीति में प्रस्ताव ये भी किया गया है कि भारतीय हाजियों को ठहराना मीना की रवायती सरहद के भीतर ही सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि एक मामले में सरकार का दावा थोड़ा कमजोर साबित हुआ है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लगातार इस बात पर जोर दिया था कि वो इस साल से हज पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए पानी के जहाज का रास्ता भी खोलेंगे और ये बेहद सस्ता होगा। लेकिन 2018-22 की हज नीति की रिपोर्ट में इस बात को सिर्फ कुछ ही लाइनों में समेट दिया गया है, क्योंकि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में इस मामले में बुनियादी ढांचा कमजोर है। इस बात की तस्दीक खुद कमेटी के सदस्य कर रहे हैं। हमने इसकी पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करी, सब लोगों से बात किया, हमने सऊदी गवर्नमेंट में भी बात करी और यहाँ भी जो हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री है उसमें हाई लेवल पर हमने गुफ्तगू करी। एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा हमने गुफ्तगू करी, मिनिस्टर से भी बात करी, उनके सेक्रेटरी से भी बात करी। तो हमको ऐसा लगा कि इसमें अभी बहुत तकालीफ हैं। पहली बात तो ये कि अब हमारे पास कोई जहाज़, पानी का जहाज़ उस तरह का नहीं है जो पहले अकबर जैसा जहाज़ हुआ करता था। अब हमारे पास जहाज़ जो हैं वो मुश्किल से 2-2 हज़ार के और 1-1 हज़ार के मौजूद हैं और उसमें टाइम भी 6-7 दिन लग रहा है। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने इसके ऊपर हाथ खड़े कर दिए कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि सोमाली जो राहज़न हैं वो लूटपाट करते हैं। खुदा ना करे अगर हज के किसी दौरान के अंदर भी कुछ ऐसा वाक़या हो गया तो एक बड़ी बदनामी का सबब होगा। तो हमारी जो वज़ारत दाखिला है उसने इसके ऊपर अपने आप बिल्कुल हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने ना कहा। जब भी कोई मुद्दा सामने आता है तो कई लोग रिएक्शन करने में भी जल्दबाजी करते हैं। कुछ ऐसा ही हज नीति की रिपोर्ट के साथ हुआ है। हज रिपोर्ट की पूरी एक किताब है जिसमें सभी मुद्दों पर तफसील से रोशनी डाली गई है। हालांकि मुंबई में जब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस रिपोर्ट के कई बिंदुओं को लोगों के सामने रखा तो इस पर इख्तलाफ राय भी सामने आने लगी, जबकि अभी तक कई लोगों ने इस रिपोर्ट को ना तो देखा है और ना ही पढ़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कुछ जराए से खबरों के पहुंचने पर ही अपनी राय रख देना और सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना जायज़ है? हालांकि ये भी सच है कि हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले हज यात्रियों से जितना पैसा हज कमेटियां वसूलती है उसके मुताबिक सहूलियत फराहम नहीं कराई जाती। इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे। यहाँ तक कि कमेटी की तरफ से मक्का और मदीना में ठहराने और खाने के इंतजाम को लेकर भी लगातार बातें होती रही। इस रिपोर्ट में तमाम बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन सहूलियत का असल इम्तिहान कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि जमीन पर होता है। ये जो हज पॉलिसी है इसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव है और ये बताना चाहते हैं कि जो पहले हज पॉलिसी थी वो गलत थी, हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि उनका जहन साफ नहीं है और जब इस जहनियत ख़राब हो तो आप कुछ भी करें तो लोग उसको शक की नज़र से देखेंगे। हज ऐसा फरीज़ा है जो सीधा इस्लाम की रूह से जुड़ा है। यकीनन इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही हज की नीति भी तैयार होनी चाहिए, जिससे ऐसा ना लगे कि इससे शरीयत में कोई मुदाखलत हो रही है। लेकिन इस बात को भी सोचना होगा कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध ना हो, क्योंकि अभी सिर्फ कमेटी ने मसौदा तैयार करके मंत्रालय को दिया है और इसमें गुंजाइश बरकरार है कि संशोधन या तरमीम की जा सकती है। यकीनन ऐसे मसलों पर कमेटी के सदस्यों और मंत्रालयों से जुड़े लोगों को गौर व फिक्र करनी होगी जिस पर एतराज हैं, क्योंकि हज कमेटी या मंत्रालय के साथ साथ सभी लोगों को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हज पर जाने वाले आज़मीन बेहतर सहूलियत के साथ इस इस्लामी फरीज़े को अंजाम दे सकें। सिर्फ मशहूर होने के लिए एतराज जताना या मुखालफत करना किसी का मकसद ना हो। नई हज नीति पर हो रहे विवाद के बीच अब जिम्मेदारी मंत्रालय की भी बनती है कि जिन बिंदुओं पर विवाद हो रहा है उन पर लोगों से राय मशवरा ले और ये विवाद यहीं ख़त्म करे, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह के तनाज़े की गुंजाइश बरकरार ना रहे।
ये हमेशा ही होता आया है कि किसी भी बात पर बिना कुछ सोचे समझे ही विवाद शुरू हो जाता है। हज नीति के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। यकीनन ये मामला हज से जुड़ा है, जो इस्लाम का अहम फरीज़ा है, लेकिन इस पॉलिसी में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, ये कहना भी गलत है। ऐसे में जिन मुद्दों पर एतराज़ है उन पर बात करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बात को तूल देकर इस पर सियासत करना भी ठीक नहीं है। बहरहाल इस मसले पर अब सियासत खत्म होनी चाहिए। हमारी आवाज़ को भी हम यही ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ, कुछ और नए मुद्दे लेकर। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।